हेलो एवरीवन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हम आने वाले जो कमिंग्स वीडियो है उसमें हम थॉमसन्स और रदरफोर्ड्स के मॉडल को विद डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स इन्होंने प्रोवाइड किए और क्या प्रपोज किया इनके मॉडल में, देन क्या ड्रॉबैक्स थी या लिमिटेशंस थी और कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी एंड आफ्टर ऑल इनका क्या कंक्लूजन था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। थॉमसन का मॉडल आपने पढ़ा होगा ये। और तरबूज का जो मॉडल था हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके लिख देते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, किसके द्वारा दिया था। बताया था कि जो थॉमसन है इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ईयर याद रख लीजिए कि कौन से ईयर में प्रपोज किया था। 1898 में। किसमें किया था? 1898 में इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था। और कैसा था? खरबूजे का मॉडल कह सकते हो, तरबूज का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल। क्वेश्चन से बनेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इनके अकॉर्डिंग कैसा था ये मॉडल? देखिए सबसे इम्पॉर्टिकल एक गोल शेप में था, ऐसे गोलाकार, ऐसे गोल स्पेयर है ये। और जैसे तरबूज या खरबूजे के अंदर 20 प्रेजेंट होते हैं तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। और इसके बाद में जो रैंडमली जो पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन होता है वो रैंडमली इसमें कहीं भी ऐसे बिखरा होता है। तो बीजों को शेप को उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रैंडमली कहीं पर भी बिखरे होते हैं। ये इनके अकॉर्डिंग था। तो कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से लिए थे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के लिए? प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन्स मॉडल, ये मॉडल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही ध्यान रखना अपने को कि क्या डिस्कशन था इनका। हिंदी में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं धन कण की खोज के बाद में 1898 में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो परमाणु होता है वो धनावेश से निर्मित होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो धनावेश वितरित रहेगा और उसमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। धनावेश उसमें बिखरा हुआ है और जितने धनावेश होंगे उसके ही इक्वल्स टू क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इसी को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। और इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा कण होते हैं, और भी इन्होंने पूरा अल्फा कण की हम डिटेल पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इन्होंने परमाणु का आकार कैसा बताया था? परमाणु का आकार यानी साइज ऑफ द एटम्स। क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए मैंने एक टॉपिक में 5 से 6 आपके ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो परमाणु का साइज, एटम ऑफ द साइज कितना होता है? 10 टू द पावर, ये ध्यान रखना, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है। और त्रिज्या कितनी होती है इसकी? त्रिज्या होती है 10 की घात -10 सेंटीमीटर आकार। और उसके बाद में ये क्या हो गया आपकी त्रिज्या, या इसको जिसको कहा जाता है रेडियस। साइज एंड देन रेडियस, दोनों ही पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो इसके बाद में उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला इस थॉमसन मॉडल का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन के बराबर अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल धन आयन या प्रोटॉन उपस्थित होते हैं? तो हाँ, उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो धन आयन रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्या रिजल्ट निकला? तो उन्होंने ये बताया था कि जो मास होता है एटम का, कंसिडर टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम, यानी मास क्या है? पूरे एटम में बिखरा होता है और बीच बीच में उसी के बराबर का उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। ये वो नहीं बता पाए थे कि जो मास है वो न्यूक्लियस में होता है, सेंटर ऑफ द एटम होता है या नाभिक में होता है। ये कंक्लूजन थॉमसन नहीं निकाल पाए थे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली ऑफ द एटम बट इज कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट एक्सेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। जैसे कि रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग के थ्रू जो अल्फा पार्टिकल्स के उनके थ्रू बताया था। तो जो उन्होंने ये तो बताया कि हाँ जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, बट क्यों न्यूट्रल होता है, कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, इसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट स्लाइड, लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या मानी गई हैं कि जो धन आवेशित भाग है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आवेश सहित उपस्थित तो होता है, लेकिन क्यों होता है, इसका क्या रीजन था, इन्होंने एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए थे। मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पॉजिटिव पोर्शन में क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं बता पाए। उसके अलावा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन की जैसे लाइनें बनी हुई देखी होंगी आपने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये अभी हमारे टॉपिक्स में नहीं है, बट ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके अलावा जो सूक्ष्मकण मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने जो धन प्लेट से टकराकर जो वापस आ रहे थे अल्फा कणस, उनकी जो स्कैटरिंग हो रही थी यानी प्रकीर्णन हो रहा था, उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। तो लिमिटेशंस आपको ध्यान रखना है, क्या कंक्लूजन निकाला और किसने मॉडल कौन सा दिया, क्या क्या नाम थे मॉडल्स के और क्या रीजन था और किस बेस पे उन्होंने दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेशंस बता दी, प्लम पुडिंग मॉडल इसका एक और नाम है, रेजिन का मॉडल नाम है, खरबूजा मॉडल नाम है, ये मॉडल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थॉमसन का मॉडल।
ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्पेयर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये स्पेयर और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये प्रेजेंट है पूरे। और उन्होंने क्या बताया कि ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, धन आयन। अब कहीं पर भी बिखरा होता है, कोई फिक्स स्पेस नहीं थी इसकी। ले लेते हैं रदरफोर्ड्स का मॉडल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमें कोई क्वेश्चन राइटिंग यहाँ पे नहीं करनी, सो हमारे लिए सारे टॉपिक्स इक्वली हो जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया था कि ये जगह जो आपकी दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ पर इन्होंने एक पतली सी परत लगा दी, सोने की पतली पन्नी ली थी और अल्फा कणों की उस पर की थी बौछार। क्या की थी, अल्फा कणों की बौछार कर दी। तब उन्होंने क्या देखा कि ये जो अल्फा कण है ना, कुछ अल्फा कण तो सीधे ऐसे पार करके निकल गए, कुछ अल्फा कण मैक्सिमम 99% के अप्रोक्सीमेट निकल गए, कुछ अल्फा कण थे जो इससे टकराए और रिटर्न उसी में वापस आ गए, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो विचलित हो गए, अपने परत से डेविएट हो गए, थोड़े से मुड़ के चले गए। तो कितने परसेंटेज में कुछ रिजल्ट्स निकले थे, उसके बेसिस पर इसने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखेंगे। साथ ही किस ईयर में डिस्कवरी हुई थी वो भी हम देखेंगे। देखिए इसके ये और उसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया है कि जैसे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, सपोज कीजिए कि ये प्लेट लगाई थी यहाँ पर, उसके बाद अल्फा कण इस पर निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ देखिए यहाँ से टकराए सीधे निकल गई रेस, कुछ हल्के फुल्के डेविएट हो गए, कुछ थे ऐसे मिनिमम, तो ये इस वे पे वापस से रिटर्न होके ऐसे वापस आ गए थे। इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्होंने क्या बताया था कि जो रदरफोर्ड थे 1911 में, ईयर आपको ध्यान रखना, 1911 में इन्होंने स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया और बम्बार्डमेंट मतलब बौछार की थी पतली सी सोने की परत। अब ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जिस सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था उसकी मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्ट है जो मैंने इंक्लूड किए हैं, वो आप ध्यान रखना। अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, पहले एक बार पूरा मॉडल समझेंगे, उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशंस भी बता दूंगी आपको। तो देखिए इन्होंने क्या करा, 100 नैनोमीटर थिक थी उसकी, और भी इन्होंने मेटल्स अलग अलग पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर और एकदम फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस प्रकार के कणों की बौछार की थी, अल्फा कणों की बौछार इन्होंने की थी। और कौन कौन से अपैरेटस यानी कि जो यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग करने में कौन कौन से साधनों का इसने प्रयोग किया था वो आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, एक लैड की शीट ली थी, उसके बाद माइक्रोस्कोप लिया था उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और सोने की पतली परत ली थी। ये चीजें इन्होंने यूज की थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड फॉइल थी उसको चारों तरफ से सराउंड कर दिया, मतलब चारों तरफ से जो जिंक का एक फ्लोरोसेंट होता है उसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, फ्लोरोसेंट ऑफ सल्फाइड स्क्रीन, उसको चारों तरफ से उसको कवर अप कर दिया था, ताकि कोई भी चीज जो अल्फा पार्टिकल्स किस मूवमेंट हो रही है, किस टाइप से मूवमेंट हो रही है, वो इजिली मिसिबल हो जाए। तब उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रक द स्क्रीन, जैसे स्क्रीन से टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होती है कि एकदम फाइनी फ्लैश लाइट उत्पन्न हो रही थी यहाँ पे, और ये प्रोड्यूस हो रही थी। ये कैसे पता चला कि देखिए ये जो सोने की पतली पन्नी थी, ये जो सोना लगाया इन्होंने यहाँ पे, और ये अल्फा पार्टिकल, तो इसको चारों तरफ से जब जिंक सल्फाइड की प्लेट से कवर अप कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम वीडियो में। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अपने एक्सपेरिमेंट में चारों तरफ से हमने किस चीज का घेरा बनाया था, तो जिंक सल्फाइड की एक पतली परत का। तो जैसे अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से स्ट्राइक होगी या टकराएंगे, तो एक ल्यूमिनियस लाइट ग्लो कर रही थी, हल्की सी लाइट, उजाला जो हो रहा था, तब वो इसकी वजह से यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो इन्होंने क्या देखा, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने क्या क्या चीजें देखी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब 99.9% जो पार्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, तो इजी वे में पास हो जा रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो भाई स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत कम नेग्लिजिबल मान लो, ना के बराबर मिनिमम क्वांटिटी में, जो कुछ एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी वे में रिटर्न आ रहे थे। ये कुछ 3 कंक्लूजन थे, ज्यादातर पास हो गए, बहुत कम डेविएट हुए, और कुछ ही थे ऐसे जो रिटर्न वापस आए थे। उसके बाद ये यहाँ मैंने लिख दिया है वेरी फ्यू ओनली, तो क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है। अब ऐसे तो आपने कर लिया कि बहुत कम, तो बहुत कम कितने, तो कंक्लूजन क्या था कि 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जो था वो वापस यानी पीछे की ओर लौटा, और 90 डिग्री की एंगल से उनका विक्षेपण हुआ, मतलब सेम कैसे, जैसे गया ऐसे वापस आया। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कंक्लूजन क्या निकला है इसका, कि बहुत ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल से पास थ्रू द फॉइल, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि क्यों ऐसा क्या था कि ज्यादातर अल्फा कण पास हो गए। क्वेश्चन ये बनेगा कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में देखा कि 99% अल्फा कण उस पन्नी को पार करके चले गए, तो इसका कारण क्या था। तो इसका कारण ये था
कि उसके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान था। जब खाली स्थान होगा, आप कहीं पर दौड़ लगा के जा रहे हो, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, तो आप इजी वे में उसको पार कर पाओगे। तो सेम वैसा ही वहां हो रहा था, क्योंकि बीच में जो न्यूक्लियस था वहां पे कुछ ना कुछ न्यूक्लियस के आसपास कुछ जगह खाली थी, जिसकी वजह से वो निकल के चले गए। इसी से उन्होंने निकाला था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहीं पर भी बिखरे नहीं होते, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते। ये रिजल्ट वहीं से निकला था। तो क्या रिजल्ट निकला कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि जो अधिकांश अल्फा कण थे सोने की पन्नी या पत्ती को पार करके चले गए थे। फ्यू ऑफ पार्टिकल्स, फ्यू लिखा गया, फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स and alpha particles were positively charged particles. This could be reflected only by some positive body present within the atom. The alpha particles reflected were those which passed very close to this body. क्या मैंने निकलता है इसका कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक आयन होते हैं, तो रिफ्लेक्शन कब होगा? रिफ्लेक्शन आकर्षण होता है, और एक क्या होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, विकर्षण। तो विकर्षण कब होगा? यहाँ पर विकर्षण सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, अगर अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जब टकराएगी चीजें तो वापस से लौट कर आएगी। तो रिजल्ट क्या निकला कि परमाणु के अंदर कोई ऐसी चीज जरूर है जिसमें धन आयन या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये रिजल्ट्स बता रही हूँ। कुछ धन आयन अल्फा कण से विक्षेपित हुए थे, डिफ्लैक्ट हो गए थे, तो इससे ये हुआ कि प्रतिकर्षण बल यहाँ लगा है। तो थॉमसन ने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बताया, तो ये एक थॉमसन का ड्रॉबैक हो गया था। अब जहां पर थोड़ा बहुत डेविएशन हो रहा था, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा था उस पॉजिटिव चार्ज का, उसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन हो गया। पर जैसे ही न्यूक्लियस के सेंटर से पास हुए, पूरे के पूरे रिटर्न हो गए अपने उसी वे से। उसके बाद जो कुछ कण थे जो वापस लौट कर आए थे, क्योंकि अल्फा कण भारी होते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि अंदर भी कोई चीज भारी होगी, वजह से ये टकरा कर उससे वापस आए। यानी हल्की चीज होगी तो उसको पुश करके इजिली मोमेंट में पास निकल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि क्यों ऐसा होता है। आप ये तो ध्यान रख लेंगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट रीजन ध्यान रखिए, क्योंकि पीईबी ने एग्जाम का ट्रेंड और लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है अभी। The number of alpha particles deflected back in very small that shows that the heavy body present in an atom। जैसा कि अभी बताया मैंने कि कोई भारी चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा कण ऑलरेडी भारी है, तो यदि वो उनसे टकरा रहे हैं, कॉलिजन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा जब ऐसे टकरा रहा है, ऐसे वापस आ गए। परमाणु का जो धनावेश होता है, अधिकांश द्रव्यमान उसी अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, न्यूक्लियस के अंदर सेंटर ऑफ द एटम में होता है, और वहीं से ये रिटर्न वापस आ रहे थे। लिमिटेशंस देख लो, जो चीजें रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए, वो चीजें हम देखने वाले हैं कि रदरफोर्ड की ऐसे कौन से ड्रॉबैक थे जिसे वो कंक्लूड नहीं कर पाए थे। हो रहा था। अभी एक पॉइंट और आप ध्यान रख लीजिए कि जो वापस लौट के आ रहे थे, तेरे न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज्यादा भारी। अब कितना है उन्होंने बताया, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ये ध्यान रखना, ठीक है, भार दिया हुआ है आपको। उसके बाद साइज में आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस की साइज कितनी होगी, नैनोमीटर में बताई थी, अभी मैंने आपको सेंटीमीटर में देख लीजिए, -13 सेंटीमीटर। के फॉर्म के क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहले कि कितने परसेंट पार्टिकल्स ऐसे थे जो पास हो गए, 99.9%। परसेंटेज जरूर याद रखना, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। उसके बाद कितने पार्टिकल्स थे, लगभग 20,000 में से 1 पार्टिकल्स जो वापस रिटर्न होके आया था, और बहुत स्मॉल एंगल से। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ था। सबसे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बचा है, इसने क्या बताया, जो सोलर सिस्टम होता है हमारा, सेम उसी की तरह से जो न्यूक्लियस होता है, एटम्स होता है, वो काम करता है कि ये सेंटर, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस यहाँ देख लीजिए, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, तो ये हो गया सपोज आपका सन, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्लैनेट की तरह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किस बेसिस पर था ये, तो अगर क्वेश्चन आया कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, या इलेक्ट्रॉन किसकी परिक्रमा करते, तो ध्यान रखिए न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं। आज एक्चुअली मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यू आ रहा है, इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, और अभी जितना भी बचा है मैं 2 या 3 वीडियो में पूरा केमिस्ट्री आपका फिनिश कर दूंगी। उसके बाद हम ऑल क्वेश्चंस पेपर पूरे हम लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे, ताकि जितने भी वीडियो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किए हैं उससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट आ जाए आपका, तो हम उसको उसी टाइम पर सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू, बने रहिए दांगी अकेडमी के साथ, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।